आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा पिछली कक्षा में जो टॉपिक था वो काल के आधार पर हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे और क्रिया के जितने भी भेद थे वो हमने पिछली कक्षा में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया था। आज हम बात करने वाले हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अविकारी और अव्यय ये वो टॉपिक है जिसमें हमें निश्चित रूप से एक प्रश्न देखने को मिलता है। किसी भी भर्ती परीक्षा हो उसमें हमें ये टॉपिक निश्चित रूप से मिलता है। आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वह अविकारी या अव्यय शब्द होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक अविकारी या अव्यय शब्द। इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है, मोहन धीरे धीरे चलता है। मोहन धीरे धीरे चलता है। बच्चे धीरे धीरे हंसते हैं। अंकित धीरे धीरे लिखता है और अंकिता धीरे धीरे बोलती है। यानी हमने इसमें लड़का हो, लड़की हो, लिंग या वचन कितने भी हो, कोई भी परिवर्तन, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया। वैसा का वैसा ही रूप हमें देखने को मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें ना तो लिंग, ना ही वचन, ना ही कारक और ना ही काल किसी का भी परिवर्तन या उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द के कुल भेद 5 होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं, आइए इनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक और नंबर 5 निपात। अब क्रिया विशेषण में हम यानी क्रिया के वे शब्द जिनमें किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता और दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच जो संबंध है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें हमें किसी भी चीज़ का लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको हम पढ़ने वाले हैं आज की हमारी इस क्लास में। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं, वो है क्रिया विशेषण शब्द। यानी क्रिया विशेषण वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे मोहन अभी अभी गया है। मोहन अभी अभी गया है। अब हम इसमें किसी का भी नाम लेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आगे है कि बच्चा बाहर बैठा है। मोनिका बहुत बोलती है। अगला उदाहरण है वो है रमेश तेज दौड़ता है। अब हम क्रिया विशेषण को भी हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण हमें कब का बोध कराएगा और स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमें कहाँ का बोध कराएगा और परिमाणवाचक विशेषण में हम कितना का बोध करेंगे और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम कैसे का बोध करेंगे। यानी वाक्य में हम जब हम कब का प्रश्न करेंगे और कब का उत्तर मिले वहाँ पर कालवाचक होगा और कहाँ का उत्तर मिले वहाँ स्थानवाचक और कितने का उत्तर मिले वहाँ परिमाणवाचक होगा।
और कैसे हुआ इसका रीतिवाचक होगा। अब हम क्रिया विशेषण के जो भेद हैं उसको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला है वह है कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कब, यानी इसकी परिभाषा है कि वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। अब इसमें प्रश्न करेंगे कि कब जाता हूँ, प्रातःकाल आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण है वो है अंकित अभी अभी गया है। प्रातःकाल पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ना तो का बहुवचन होगा, ना ही किसी भी व्यक्ति या लिंग में हम रख देंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरीके से अभी अभी आया हूँ, इसमें भी किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वह बहुत पहले ही चला गया, इसमें पहले में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसमें लिखेंगे शोभन पहले ही चला गया, मोनिका पहले ही चली गई, रमेश पहले ही चला गया, तो इसमें पहले में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसी तरीके से अंकिता अभी अभी आई है, अंकित अभी अभी आया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम इसको अव्यय शब्द कहते हैं। अगला उदाहरण है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कहाँ का बोध कराएगा, यानी वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे विजय बाहर बैठा है, स्थान का बोध कराएंगे, विजय बाहर बैठा है। सरिता बाहर बैठी है, यानी बाहर, बाहर में किसी भी तरीके का, या ऊपर में चिड़िया ऊपर बैठी है। अंकित भीतर बैठा है, अंकित भीतर सो रहा है। मैं नीचे बैठा, मैं नीचे बैठ गया। भीतर, नीचे, ऊपर, बाहर, इसमें किसी भी लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे वाला हमारा जो तीसरा भेद है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण में हम कितना का बोध कराएंगे, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम अगला जो है वो हमारा भेद, चौथा भेद है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कैसे का बोध कराएगा। क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के होने के ढंग तरीके का बोध कराए रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब हम आगे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा, इसके उदाहरण हैं जैसे चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। मैं धीरे धीरे बोलता रहता हूँ, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। कैसे मुस्कुरा रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसके बाद हमारा जो अगला भेद है वो है अव्यय का, वो है संबंध बोधक अव्यय। हम बात करने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय की। हमारा जो दूसरा भेद है वो है संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध का बोध कराते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे घर के सामने बगीचा है। अब घर और बगीचे के बीच का वो है सामने, दोनों के बीच बोध कराया है वो सामने का है। उसके बाद छत के ऊपर मोर नाच रहा है, वह मेरे सामने बेटी है। अंकित तुम्हारे पीछे चल रहा है। निसंबंधता का बोध कराएगा इसमें, आगे पीछे अगला ऊपर नीचे सामने, उसके दोनों दो वस्तुओं के बीच में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संबंध कहते हैं। अब घरों के सामने बगीचा है, सामने में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। वह मेरे सामने बेटी है, दोनों के बीच में हम किसी व्यक्ति का भी नाम ले देंगे तो सामने वाले जो लिखा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्रिया विशेषण और संबंध, अब हम बात करें क्रिया विशेषण और संबंध में दोनों में अंतर
अव्यय में अंतर क्या होता है? यदि कोई शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराए तब तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है, और यदि वही शब्द दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध का बोध कराए तो वह संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक है रमेश बाहर खेल रहा है, उसके बाद रमेश बाहर खेल रहा है, यह तो क्रिया विशेषण हो गया। और रमेश अब घर के बाहर खेल रहा है, संज्ञा के बाद कह रहे तो संज्ञा के बाद, यानी रमेश घर के बाहर खेल रहा है, इसमें संबंध बोधक हो गया। उसी तरीके से वह पीछे बैठा है, वह तुम्हारे पीछे बैठा है। हमारा जो अगला भेद है वो है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या दो वाक्यांश अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम और श्याम बाजार गए हैं। राम और श्याम बाजार गए हैं। वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं है। यानी दो संज्ञा हो सकती है या दो वाक्यांश हो सकते हैं या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होंगे, वो समुच्चय। यानी इसमें दो हमारे पास दो संज्ञा है और इसको जोड़ने वाला जो शब्द है वो और है। उसके बाद वह गरीब है परंतु ये वाक्यांश है, परंतु बेईमान नहीं है, इसमें दो वाक्यांश हो गए, पूरे अर्थ का बोध नहीं। वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है उसने बहुत मेहनत की। वाक्यांश को जोड़ा है इसलिए से वह सफल हो गया। आप चलोगे या मैं जाऊं। आप चलोगे या मैं जाऊं। हमारा जो अगला भेद है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे हाय अब मैं क्या करूं। हाय अब मैं क्या करूं। ओहो आज तो मज़ा आ गया। आज तो मज़ा। अच्छा उसने ऐसा कहा। अच्छा उसने ऐसा कहा। जब उसके बाद हम भगवान को किसी भी दुखद घटना के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं हे भगवान बहुत बुरा हुआ। और हम किसी गंदी चीज़ को देखते हैं तो कहते हैं छी छी बहुत गंदी है। यानी विस्मय का बोध हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि वाले शब्द होंगे, वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। उसके बाद निपात। निपात नि धनपात। नि का मतलब विशेष होता है और पात का मतलब बल या प्रभाव। निपात का मतलब किसी भी वाक्य में विशेष बल दिया जाएगा। वे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं, अर्थात विशेष बल दे देते हैं, निपात कहलाते हैं। उदाहरण यानी जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, भर, मात्र या केवल इत्यादि। यानी मोहन ही दिल्ली जाएगा। अब मोहन ही दिल्ली जाएगा, अब मोहन के लिए और कोई नहीं जा सकता, इसके ऊपर प्रभाव जमा दिया ही लिख करके। हमने इसके ऊपर ही लिख करके प्रभाव जमा दिया कि मोहन ही दिल्ली जाएगा। मोहन ही दिल्ली जाएगा। सीमा ही खाना पकाएगी और कोई नहीं पकाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीमा पकाएगी। उसके बाद मुकेश भी साथ चलेगा। उसने भी मुझे बुलाया। उसने भी मुझे बुलाया। अगला है कि आप वहाँ गए तो नहीं। आप वहाँ गए तो नहीं। उसने तुम्हें देखा तो नहीं। अगला है तक का, यानी तक में मैं उसे जानता तक नहीं। मैं उसे जानता तक नहीं। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। हमारा आज का जो टॉपिक था वो हमने अविकारी या अव्यय शब्द पढ़ा। अविकारी या अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें किसी भी रूप, लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है।
हमने अविकारी शब्दों को 5 भागों में विभाजित करके पढ़ा। नंबर 1 क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक। नंबर 3 नंबर 2 संबंध बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। उसके बाद हमने विस्मयादि बोधक पढ़ा। उसके बाद हमने निपात पढ़ा। हमने क्रिया विशेषण शब्दों में हमने देखा क्रिया को 4 भागों में विभाजित करके पढ़ा। नंबर 1 काल वाचक क्रिया विशेषण कब का बोध कराएगा, स्थानवाचक में कहाँ का। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा परिमाण यानी कितने का। रीतिवाचक में हमने कैसे का बोध कराएगा। हमने कालवाचक में उदाहरण देखे थे कि मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। अंकित अभी अभी आया है। अंकित कब आया है? अभी अभी आया है। तो कब आ गया? उसके बाद वह बहुत पहले ही चला गया। वह कब चला गया? बहुत पहले ही। उसके बाद हमने दूसरा देखा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके उदाहरण देखिए हमने। विजय बाहर बैठा है। विजय कहाँ बैठा है? विजय बाहर बैठा है। उसके बाद हमने अंकित भीतर सो रहा है। अंकित कहाँ सो रहा है? भीतर सो रहा है। चिड़िया ऊपर बैठी है। चिड़िया कहाँ बैठी है? ऊपर। मैं नीचे बैठ गया। मैं कहाँ बैठ गया? नीचे। तीसरा हमने देखा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक में हमने कितना उदाहरण थे। मेरी पड़ोसिन बहुत खाती है। मेरी पड़ोसिन कितना खाती है? बहुत खाती है। मोनिका कब कम बोलती है? मोनिका कितना बोलती है? परिमाण है। हमने इसमें प्रश्न किया हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। हमें कितना खाना चाहिए? थोड़ा थोड़ा। रमेश ज़्यादा पीता है। रमेश कितना पीता है? ज़्यादा पीता है। हमने आगे का चौथा भाग वो था रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमने कैसे का बोध कराएंगे। हमने उसके उदाहरण देखे थे। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। चेतक घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। रीति है। उसके बाद मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। मैं कैसे बोलता हूँ? धीरे धीरे बोलता हूँ। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। किस चित्र को ध्यानपूर्वक? किसे ध्यानपूर्वक देखिए चित्र को। मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वह कैसे मुस्कुरा रहा है? मंद मंद। अगला उदाहरण हमने देखा था वो था संबंध बोधक। संबंध बोधक संबंध में दोनों वस्तुओं यानी संज्ञा या दो वाक्य या वाक्यांशों का बोध कराएगा। अब घर के सामने बगीचा है। छत के ऊपर मोर नाच रहा है। वह मेरे सामने बैठी है। अंकित तुम्हारे पीछे चल रहा है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या फर्क है? यानी रमेश बाहर खेल रहा है। ठीक संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुआ। उसके बाद हमने इसी को रमेश घर के बाहर खेल रहा है यानी वस्तु के बाद आ रहा है। उसके बाद वह पीछे बैठा है। वह तुम्हारे पीछे बैठा है। अगला हमने भाग देखा था वो तीसरा था समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय का हमने दो संज्ञा दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। अब दो संज्ञा है राम और श्याम, दोनों को जोड़ा, बाजार गए और से जोड़ा। उसी तरीके से वह गरीब है, ये वाक्य हो गया। उसके बाद परंतु बेईमान नहीं, उसने बहुत मेहनत की, वाक्यांश हो गया। वाक्यांशों को जोड़ा हमने इसलिए से वह सफल हो सकता वाक्य बना। उसने बहुत मेहनत की इसलिए वह सफल हो गया। अगला हमारा था वो आप चलोगे या मैं जाऊं, यहाँ से जोड़ा। उसके बाद हमने चौथा भाग पढ़ा था वो था विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द। वे यानी विस्मय के अंदर हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का बोध करें। हाय अब मैं क्या करूं? ओहो आज तो मज़ा आ गया। अच्छा उसने ऐसा कहा, हे भगवान बहुत बुरा हुआ। छी छी बहुत गंदी है। पांचवा भेद हमने पढ़ा निपात, नि धनपात यानी विशेष बल देंगे। ही, भी, तो, तक, भर, मात्र, केवल ये निपात शब्द होते हैं। हमने ही का प्रयोग का मोहन ही दिल्ली जाएगा प्रभाव डाला कि सिर्फ मोहन जाएगा। सीमा ही खाना पकाएगी। सब बेटे हैं लेकिन उनमें से सीमा खाना पकाएगी। उसके बाद भी का आया था कि मुकेश भी साथ चलेगा। उसने भी मुझे बुलाया। अगला था तो यानी आप वहाँ गए तो नहीं, उसने तुम्हें देखा तो नहीं, मैं उसे जानता तक नहीं, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इसलिए आज हमने पढ़ा अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। अगली कक्षा में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।